Disclaimer: Welcome to Mr. Bull, where we explore financial education topics. Please understand that I am not a certified financial planner or advisor. The content on this channel is for educational purposes only and should not be taken as a recommendation to buy or sell any securities or engage in any specific investment strategy. The financial markets are inherently risky, and past performance is not indicative of future results. You are solely responsible for your investment decisions. Please seek advice from a licensed financial professional before making any financial commitments. केतन पारेख का उदय, एक शेयर मार्केट का धुरंधर। केतन पारेख का नाम भारतीय शेयर बाजार में एक समय पर बहुत ही प्रतिष्ठित था। केतन पारेख पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक साधारण अकाउंटेंट के रूप में की थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। उन्होंने 1990 के दशक के आखिर में शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखा। उस समय शेयर बाजार में बहुत सारे अवसर थे और केतन ने इन अवसरों का भरपूर फायदा उठाया। पारेख बहुत जल्दी फेमस हो गए। उनकी सफलता की कहानियां हर जगह फैल गईं और लोग उन्हें एक फाइनेंशियल जीनियस मानने लगे। वो अपनी स्टॉक पिकिंग एबिलिटीज के लिए जाने जाते थे। उनकी चुनी हुई स्टॉक्स अक्सर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती थी। उन्हें मार्केट ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत के लिए पाइड पाइपर कहा जाता था। उनके पास एक अद्वितीय दृष्टिकोण था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। इन्वेस्टर्स उनके पीछे पीछे चलते थे। उनके हर कदम का अनुसरण करते हुए निवेशक उनके द्वारा सुझाए गए स्टॉक्स में निवेश करते थे। उन्हें उनके माइडस टच पे भरोसा था। ऐसा माना जाता था कि जिस भी स्टॉक को वो छूते थे वो सोना बन जाता था। पारेख कुछ चुनिंदा कंपनीज पर फोकस करते थे। ये कंपनीज अक्सर उभरते हुए सेक्टर्स में होती थी। ये मेनली इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की कंपनीज थी। इन सेक्टर्स में उस समय बहुत ग्रोथ पोटेंशियल था। उस समय यह सेक्टर बूम कर रहा था। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर्स में निवेशकों की भारी रुचि थी। .com बबल अपने पीक पर थी। इस समय में कई नई टेक्नोलॉजी कंपनीज उभर रही थी और निवेशक उनमें भारी मात्रा में पैसा लगा रहे थे। इन्वेस्टर्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने को तैयार थे। उन्हें लगता था कि ये सेक्टर्स भविष्य में बहुत लाभदायक साबित होंगे। पारेख की स्ट्रैटेजी फूल प्रूफ लगती थी। उनकी निवेश की रणनीति बहुत ही सटीक और प्रभावी थी। वो अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज चुनते थे। उनकी चुनी हुई कंपनीज अक्सर बहुत तेजी से बढ़ती थीं। फिर वो अपने इन्फ्लुएंस से उनके प्राइसेस बढ़ा देते थे। उनके प्रभाव के कारण इन स्टॉक्स की कीमतें तेजी से बढ़ती। इससे उन्हें और उनके फॉलोअर्स को बहुत प्रॉफिट मिला। उनके निवेशकों को भी भारी मुनाफा मिला। उनकी सक्सेस कुछ सालों तक जारी रही। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। वो इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक बन गए। उनकी कहानी आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। K10 का क्रेज, .com वेव की सवारी। ये वो समय था जब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी कंपनियों का बोलबाला था। केतन पारेख की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी K10 स्टॉक्स के इर्द गिर्द घूमती थी। उन्होंने इन कंपनियों में एक बड़ा अवसर देखा। ये 10 कंपनीज का ग्रुप आईसी सेक्टर से बिलोंग करता था। ये कंपनियां इंटरनेट, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट में अग्रणी थी। .com बूम जोरों पर था। हर कोई इन कंपनियों में निवेश करना चाहता था। ये कंपनीज मार्केट की डार्लिंग मानी जाती थी। हर निवेशक इनकी ओर आकर्षित हो रहा था। इनके स्टॉक प्राइसेस आसमान छू रहे थे। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे थे। पारेख ने इन कंपनीज का पोटेंशियल जल्दी पहचान लिया था। उन्होंने सही समय पर निवेश किया। उन्होंने इनके शेयर्स की बड़ी मात्रा में खरीदारी शुरू कर दी। यह एक कैलकुलेटेड मूव था। उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस से इन स्टॉक्स के बारे में बज़ क्रिएट किया। मीडिया में उनकी चर्चा होने लगी। इससे और इन्वेस्टर्स आकर्षित हुए और प्राइसेस और BRCH गए। हर कोई इन स्टॉक्स का हिस्सा बनना चाहता था। K10 स्टॉक सक्सेस का दूसरा नाम बन गए। ये एक नया ट्रेंड बन गया था। इन्वेस्टर्स हाइप में अंधे हो गए थे। उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं था। उन्होंने अपनी सेविंग्स इन कंपनीज में लगा दी। ये एक बड़ा जोखिम था। उन्हें लगता था कि अच्छा समय कभी खत्म नहीं होगा। हर कोई मुनाफे के सपने देख रहा था, लेकिन मार्केट स्पेकुलेशन और आर्टिफिशियल डिमांड पर चल रहा था। ये एक खतरनाक स्थिति थी। ये डिजास्टर का कारण बनने वाला था। अंत में ये बुलबुला फूटने ही वाला था। सर्कुलर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन शुरुआत हुई।
लोगों को पता नहीं था केतन पारेख की सक्सेस धोखे की नींव पर बनी थी। उन्होंने K10 स्टॉक्स के प्राइसेस मैनिपुलेट करने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग का तरीका अपनाया। इसमें उनके एसोसिएट्स के बीच प्री अरेंज ट्रेड्स की एक सीरीज शामिल थी। इन ट्रेड्स से हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम और डिमांड का भ्रम पैदा होता था। इससे अनसस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स आकर्षित होते थे। वो राइजिंग प्राइसेस की तरफ खींचे चले आते थे। उन्हें रैली के आर्टिफिशियल नेचर का पता नहीं था। पारेख ने K10 स्टॉक्स के बारे में रूमर्स फैलाने और हाइप क्रिएट करने के लिए भी अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया। उन्होंने मीडिया कनेक्शंस का इस्तेमाल करके फेवरेबल स्टोरीज छपवाई। उन्होंने ब्रोकर्स को ब्राइब भी दी ताकि वो अपने क्लाइंट्स को ये स्टॉक्स रेकमेंड करें। उनकी मैनिपुलेशंस ने एक बबल क्रिएट किया। ये बबल फूटने वाला था। माधापुरा बैंक का कोलैप्स, दरारें दिखने लगी। मुसीबत की पहली निशानी माधापुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के कोलैप्स से मिली। पारेख के बैंक के साथ क्लोज टाइज थे। उन्होंने एलिजेडली इसका इस्तेमाल अपने मार्केट ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए किया था। जैसे ही K10 स्टॉक्स गिरने लगे, बैंक को सीवियर लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। बैंक के कोलैप्स से मार्केट में शॉक वेव्स दौड़ गए। इन्वेस्टर्स ने पारेख के इन्वॉल्वमेंट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनके ड्यूबियस ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के रूमर्स सरफेस होने लगे। पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। K10 स्टॉक्स क्रैश हो गए, जिससे इन्वेस्टर्स का बिलियंस ऑफ रुपीस का वेल्थ खत्म हो गया। सेक्शन 5, केतन पारेख का पतन, SEBI का बैन और कानूनी लड़ाइयां। स्टॉक मार्केट क्रैश ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या SEBI का ध्यान खींचा। SEBI मार्केट रेगुलेटर है। उन्होंने केतन पारेख के डीलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में वाइड स्प्रेड मैनिपुलेशन और फ्रॉड का पता चला। 2003 में SEBI ने पारेख को 14 साल के लिए स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया। उन पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या CBI समेत कई एजेंसीज ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप भी लगाए। कोर्ट ने उन्हें 2014 में गिल्टी पाया। उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। सेक्शन 6, इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल सिस्टम पर असर भरोसे का संकट। केतन पारेख स्कैम का इंडियन स्टॉक मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ा। इन्वेस्टर्स ने बिलियंस ऑफ रुपीस गंवा दिए। कई स्मॉल इन्वेस्टर्स थे। उन्होंने अपनी लाइफ सेविंग्स K10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट की थी। स्कैम ने मार्केट में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कम कर दिया। इसने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। पारेख और उनके एसोसिएट्स को लोन देने वाले बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी भारी नुकसान हुआ। स्कैम ने सिस्टम के लूपहोल्स को एक्सपोजे किया। सेक्शन 7, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, मार्केट मैनिपुलेशन पर शिकंजा कसना। केतन पारेख स्कैम ने इंडियन रेगुलेटर्स को एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। खासतौर पर SEBI स्कैम को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने में नाकाम रहने के लिए स्क्रूटनी में आ गई। इससे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए कई रिफॉर्म्स हुए। SEBI ने मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्ट्रिक्टर नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इसने इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस मैनिपुलेशन से रिलेटेड रूल्स को टाइटन किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने भी बैंक्स में रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने के लिए मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। रिफॉर्म्स का मकसद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना और फ्यूचर में ऐसे स्कैम्स को रोकना था। सेक्शन 8, सीखे गए सबक और विजिलेंस की जरूरत। केतन पारेख स्कैम इन्वेस्टर एजुकेशन और विजिलेंस की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करनी चाहिए। उन्हें आंख बंद करके मार्केट गुरुज के पीछे नहीं चलना चाहिए या रूमर्स से प्रभावित नहीं होना चाहिए। रेगुलेटर्स को भी मार्केट मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई और कर्ब करने में प्रोएक्टिव रहने की जरूरत है। उन्हें रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहिए। उन्हें एक ट्रांसपेरेंट और फेयर मार्केट एनवायरनमेंट क्रिएट करने की दिशा में भी काम करना चाहिए। सेक्शन 9, केतन पारेख का सेकंड एक्ट 2025 का फ्रंट रनिंग स्कैम। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपनी वापसी की, लेकिन एक बार फिर गलत कारणों से सुर्खियों में आया। 14 साल के बैन के बावजूद केतन पारेख ने मार्केट में वापसी कर ली। उनकी वापसी ने कई लोगों को चौंका दिया, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि उनकी मंशा फिर से क्वेश्चनेबल थी। जनवरी 25 में SEBI ने उन पर फ्रंट रनिंग का आरोप लगाया। यह आरोप फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बड़ा शॉक था।
क्योंकि पारेख पहले ही एक बार स्कैम में फंस चुके थे। इस बार स्कैम में 65.77 करोड़ रुपए का इलीगल प्रॉफिट शामिल था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि इसने पूरे स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया। पारेख ने अलेजिडली नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये इंफॉर्मेशन उन्हें एक खास सोर्स से मिली थी जो उनके लिए काम कर रहा था। ये इंफॉर्मेशन सिंगापुर बेस्ड इंडिविजुअल रोहित सालगांवकर ने लीक की थी। सालगांवकर ने कॉन्फिडेंशियल डेटा को पारेख तक पहुंचाया, जिससे उन्हें इलीगल ट्रेडिंग में मदद मिली। मोडस ऑपरेंडी में ट्रेडिंग इंस्ट्रक्शंस देने के लिए व्हाट्सएप चैट्स और कॉल्स शामिल थे। यह तरीका काफी सोफिस्टिकेटेड था और इसे ट्रैक करना मुश्किल था। स्कैम ने स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस के बावजूद मार्केट की इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रति वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट किया। यह दिखाता है कि कितनी भी सख्त रेगुलेशंस हो, लूपहोल्स हमेशा रहते हैं। 25 का केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है। इन्वेस्टिगेटर्स इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं और कई नए फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, लेकिन इसने एक बार फिर रेगुलेटरी मेजर्स की इफेक्टिवनेस पर कंसर्न्स खड़े कर दिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स इस पर बहस कर रहे हैं कि क्या मौजूदा रेगुलेशंस पर्याप्त हैं। ये इंडियन स्टॉक मार्केट की इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए कांस्टेंट विजिलेंस और प्रोएक्टिव मेजर्स की जरूरत को दर्शाता है। केवल सख्त नियम ही नहीं, बल्कि उनके सही इंप्लीमेंटेशन की भी जरूरत है।